नमस्कार। आज हम एन रैंड की एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिसे कुछ लोग प्रेरणा मानते हैं तो कुछ एक चेतावनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एटलस श्रग्ड की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसा दर्शन है जिसने आधी सदी से भी ज्यादा समय से दुनिया में एक जबरदस्त बहस छेड़ रखी है। तो चलिए इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक सीधे सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या समाज के सबसे काबिल दिमागों को, जैसे हमारे इनोवेटर्स, आर्टिस्ट्स या बड़े बड़े उद्योगपति, बिना किसी सामाजिक जिम्मेदारी के काम करने की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए? या फिर हमारी असली ताकत एक दूसरे को संभालने में है, भले ही इसके लिए अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा पीछे ही क्यों न रखना पड़े? और ये बहस कोई छोटी मोटी नहीं है। इसका अंदाज़ा इस नंबर से लगाइए। 1957 में छपने के बाद से आज तक आइन रैंड की किताबों की 3 करोड़ 70 लाख से भी ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इस किताब के गहरे कल्चरल असर का सबूत है जो आज भी महसूस होता है। ठीक है, तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला खंड है दो विचारधाराओं की कहानी। एटलस श्रग्ड एक ऐसा दर्शन सामने रखती है जो 2026 में भी उतना ही प्रासंगिक और कह सकते हैं विस्फोटक है। यह हमें उस बुनियादी सवाल का सामना करने पर मजबूर करती है कि क्या कोई समाज सिर्फ और सिर्फ आत्मनिर्भरता के दम पर तरक्की कर सकता है। इस उपन्यास की नींव आइन रैंड के दर्शन ऑब्जेक्टिविज्म पर टिकी है। तो भाई ये है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये फिलॉसफी तर्क यानी रीजन को सबसे ऊपर रखती है। इसके मुताबिक हर इंसान का सबसे बड़ा नैतिक कर्तव्य है अपनी खुशी हासिल करना, और ये खुशी मिलती है कुछ नया रचने से, कुछ प्रोडक्टिव काम करने से। ये दर्शन दूसरों के लिए त्याग या परोपकार के विचार को पूरी तरह से खारिज करता है। उपन्यास का जो सेंट्रल थीम है वो है इंसान के वजूद में उसके दिमाग की भूमिका। रैंड का मानना था कि दुनिया में हर कीमती चीज, हर आविष्कार, हर तरह की दौलत, इन सब का सोर्स सिर्फ एक है, इंसान का तर्क करने वाला दिमाग। और यही सोच कहानी के उस टकराव की जमीन तैयार करती है जहां कुछ रचने वाले लोग उसी समाज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं जो उन पर निर्भर है। तो चलिए अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये दर्शन कहानी के किरदारों को कैसे गढ़ता है। यहाँ हम उपन्यास के हीरोज पर फोकस करेंगे, जिन्हें हम कह सकते हैं अपनी किस्मत के निर्माता, वो लोग जो रैंड की दुनिया के आदर्श हैं। अब देखिए, रैंड समाज को बहुत साफ तौर पर दो हिस्सों में बांटती हैं। एक तरफ हैं प्रोड्यूसर्स और दूसरी तरफ लूटर्स एंड मूचर्स। प्रोड्यूसर्स वो लोग हैं, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, जो अपने दिमाग और मेहनत से समाज के लिए वैल्यू पैदा करते हैं। और दूसरी तरफ है लूटर्स, यानी वो सरकारी बाबू और रेगुलेटर्स जो नियमों का डर दिखाकर उनकी संपत्ति छीनते हैं। और मूचर्स जो अपनी जरूरत का वास्ता देकर दूसरों की मेहनत पर हक जताते हैं। उपन्यास का ये मशहूर कोट असल में पूंजीवाद का एक नैतिक बचाव पेश करता है। यहाँ रैंड का तर्क है कि पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की काबिलियत का सम्मान है जो कुछ नया बनाते हैं। ये तो सिर्फ एक जरिया है जो मेहनत को वैल्यू में बदलता है। इसे बुराई मानना तर्क के ही खिलाफ है। लेकिन जब प्रोड्यूसर्स कुछ बनाते हैं तो उस पर दावा करने वाले भी तो आते हैं, और यहीं से कहानी में उस दूसरी विचारधारा की एंट्री होती है जिसे उपन्यास में जंजीरों की तरह दिखाया गया है। ये है कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा। तो एक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट होता क्या है? असल में ये एक ऐसा सिस्टम है जहां सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसमें पब्लिक हेल्थ केयर, शिक्षा और बेरोजगारी भत्ते जैसी नीतियां शामिल हैं। बहस के दूसरे पक्ष को समझने के लिए ये एक जरूरी कॉन्सेप्ट है। ये सिस्टम 3 बड़े सिद्धांतों पर काम करता है। पहला है सार्वभौमिकता, मतलब जरूरी सेवाएं जैसे हेल्थ और एजुकेशन सभी को मिले। दूसरा है समानता, जो उन लोगों के लिए एक सेफ्टी नेट बनाता है जो किसी वजह से काम नहीं कर सकते। और तीसरा एकजुटता, जिसका मतलब है कि इन सेवाओं का खर्च सब मिलकर उठाते हैं, अक्सर प्रोग्रेसिव टैक्स के जरिए। यहां मकसद व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि सामूहिक भलाई है। तो अब मैदान तैयार है। एक तरफ है कट्टर व्यक्तिवाद और दूसरी तरफ सामूहिक जिम्मेदारी। चलिए देखते हैं कि जब ये दो दुनियाएं टकराती हैं तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर आज साल 2026 में एन रैंड के दर्शन को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए तो हमारी दुनिया, हमारी इकोनॉमी कैसी दिखेगी? एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। आलोचकों का मानना है कि ऐसे सिस्टम के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। आर्थिक असमानता आसमान छू सकती है, जिससे समाज में काफी अस्थिरता पैदा होगी।
दार्शनिक रॉबर्ट नोजिक जैसे विचारकों ने भी सवाल उठाया कि ये दर्शन उन हालात में क्या करेगा जहां एक इंसान की बुनियादी जरूरतें दूसरे के संपत्ति के अधिकार से टकराती हैं। और सोचिए, महामारी या क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े संकटों से निपटने के लिए जो सामूहिक एक्शन चाहिए वो लेना तो नामुमकिन सा हो जाएगा। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि एक रास्ता पूरी तरह सही है और दूसरा पूरी तरह गलत। असली चुनौती इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की है, और हमारा आखिरी खंड इसी संतुलन की तलाश के बारे में है। राजनीतिक वैज्ञानिक जेनिफर बर्न्स का ये कथन इस किताब की अहमियत को बहुत सटीक तरीके से बताता है। एटलस श्रग्ड आज भी इतनी प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि ये व्यक्तिवाद और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच उस गहरे तनाव को सामने लाती है जो हर मॉडर्न सोसाइटी के लिए एक बुनियादी पहेली है। और ये हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है, कोई भी समाज ऐसा संतुलन कैसे बनाए जहां वो अपने सबसे काबिल लोगों को आगे बढ़ने के लिए पूरी आज़ादी दे, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करे कि समाज के हर एक सदस्य को सम्मान और सुरक्षा मिले। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी एक किताब में नहीं है। तो इस विषय पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। अब हम जानना चाहेंगे कि अगली बार किस किताब का विश्लेषण देखना पसंद करेंगे। अपने सुझाव नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।